गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला वीडियो होगा अपना जौ की फसल। क्या है? जौ की फसल देखना। जौ, जिसे अंग्रेजी में बार्ले के नाम से जानते हैं, बार्ले। जौ को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बार्ले कहते हैं। और ये धान्य फसलों की अंतिम फसल है। जैसे हमने पहली धान्य फसलों में पढ़ी, क्या? चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है। और इसके बाद में हमारा ये 6 नंबर पर फसल है जौ, जिसका वानस्पतिक नाम देखिए बेटा, हॉर्डियम वल्गेयर। ये लिलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और इसका वारिस नाम देखना, हॉर्डियम वल्गेयर। ये वंश है और ये जाति है। और इसका परिवार या इसका कुल कौन सा है? पोएसी है, या आप लोग ग्रेमनी कुल कह सकते हैं, या घास कुल कह सकते हैं। इसका ओरिजिन देखिए, ओरिजिन उत्पत्ति स्थान कि ये कहां से आया है? दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, एशिया में चीन, तिब्बत और नेपाल, नेपाल, या आप लोग इसको कह सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका इसका जन्म स्थान है। ये यहां से आया हुआ है। इसका जन्म स्थान, इसका उद्गम स्थान, इसका ओरिजिन स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन, तिब्बत और नेपाल। या फिर इसका फैक्ट देखिए आप, उत्तर जो जेट के अंदर प्रश्न आता है वो है दक्षिणी अफ्रीका। क्या है? दक्षिणी अफ्रीका। इसके बाद में देखना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 14। इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो देखिए बेटा, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनेंगे जो जेट के अंदर आते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखिए, जौ के दाने को, जौ के दाने, दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। जौ के पुष्प को, जौ के पुष्प को क्या कहते हैं? हेड या स्पाइक, स्पाइक, जिसको आप बाली कह सकते हैं। और देखना, भारत में जो 6 रो बार्ले, 6 रो बार्ले उगाया जाता है, उगाया जाता है। नंबर अगला देखना, इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं वो बता रहा हूं कि जौ की फसल, जौ की फसल स्वपरागित है, स्वपरागित
परागित है। इसके बाद में देखना जौ के दाने को बेजर के रूप में खाया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। इधर देखना बेटा, ये जेट के प्रश्न हैं जिसे आप लोग अच्छी प्रकार से अपने नोट्स की बुक में उतारना। वैसे इसके नोट्स भी आपको रोज हर फसल के भेजे जा रहे हैं, इनको ध्यान से देखें आप। तो देखिए पहला प्रश्न यहां बनता है कि जौ के दाने को हम किस नाम से जानते हैं, तो हमारा उत्तर होता है कैरियोप्सिस। क्या है? कैरियोप्सिस। अगला है जौ के पुष्प को क्या कहते हैं? हेड या स्पाइक कहते हैं। हेड या स्पाइक कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारत में किस प्रकार के जौ को उगाया जाता है? ज्यादातर, सर्वाधिक, यहां पर देखना भारत में सर्वाधिक कौन से जौ की खेती की जाती है या कौन से जौ को उगाया जाता है? तो यहां पर देखना ये जो 6 रो बार्ले है वो उगाया जाता है। और इसके बाद में देखना जौ की फसल स्वपरागित है और जौ के दाने को बेजर के रूप में खाया जाता है। बेजर का मतलब होता है बेटा गेहूं, चना या फिर जौ और चना दोनों को मिलाकर पिसाया जाता है और उसके बाद में इसका उपयोग खाने में किया जाता है। चपाती बनाकर खाया जाता है जिससे बहुत ही स्वादिष्ट खाना हो जाता है। ये ध्यान से सुनना कि बेजर क्या है। तो जो जौ और चना यहां लिख रहा हूं, देखना कोष्टक में, जौ प्लस चना या प्लस गेहूं, ये तीनों को एक साथ मिलाकर पिसाया जाता है या इन दानों में मिलाकर पिसाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? बेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेजर। जिसकी वजह से जो खाना है बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। बहुत सारे बालक जानते नहीं है कि बेजर किसे कहते हैं। तो बेजर देखना जौ प्लस चना प्लस गेहूं के दाने को पीस कर आटा बनाया जाता है। उसके बाद में चपाती बनाकर इसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में देखना बेटा इसका इंपोर्टेंट देखना, महत्व, इंपोर्टेंस देखिए इसका महत्व है। इस फसल का क्या महत्व है? इस फसल को मानव आहार, पशु चारे और तीसरा है दाने के रूप में प्राप्त करने के लिए इसकी फसल उगाई जाती है। मानव आहार, पशु चारे और दाना प्राप्त करने के लिए इसकी फसल को उगाया जाता है। इसके अलावा देखना बेटा इसका महत्व है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 64 से 78% होती है। कितनी होती है? 64 से 78% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसके द्वारा माल्टा है, अल्कोहल है, शराब है आदि बनाई जाती हैं। और इसके हरे चारे को पशु बड़े चाव से खाते हैं। और इसके दाने, ध्यान से सुनना, दाने अनुपात भूसा, दाने व चारे का, भूसा का मतलब क्या होता है? चारा। दाने, यहां पर जेट का प्रश्न बनता है
दाने और भूसा का अनुपात कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 1:1.25 मीन्स सवा। 1 भाग दाना होता है तो चारा कितना होगा, सवा भाग। इसलिए इसके अनुपात को ध्यान रखना कि दाने व भूसा का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस के बाद में हम देखते हैं कि इस खेती के लिए या इस फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखिए बेटा, क्लाइमेट देखिए, जलवायु इसकी सफल खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गेहूं और जौ रबी की फसल होने के कारण इन दोनों फसलों को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना, जौ की फसल को शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। देखना, यहां पर ठंडी जलवायु बताई है, तो यहां पर पौधे के बीज अंकुरण के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और पौधे की वृद्धि के लिए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में देखना बेटा, फसल पकते समय कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये देखना, तीनों देखना, बीज अंकुरण के लिए देखना आप लोग, यहां पर अंकुरण के लिए आप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और पौधे की वृद्धि के लिए कितना, 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी बुक में भी यहां 25 से 30 डिग्री दे रखा है, और पौधे की वृद्धि के लिए आप 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहां पर देखिए, यहां आपके बोर्ड सिलेबस ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहां 25 से 30 डिग्री, या इसको आप लोग यहां फैक्ट होगा या कि गलत दे रखा है बोर्ड सिलेबस में। तो यहां पर आप लोग 3 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये होना चाहिए, या 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए था। यहां पॉइंट लगाना भूल गया है, तो ये ध्यान रखना। यहां पर 2.5 से आप भी 3 रख सकते हैं, 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और यहां पौधे की वृद्धि के लिए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और फसल पकते समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद में देखना बेटा, मृदा देखना, इसकी खेती के लिए किस प्रकार की सॉइल होना आवश्यक होता है, जिससे किसान अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो देखिए बेटा, किसान जलवायु का चयन कर लेता है, अच्छे प्रकार से योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, उसके बाद में भी उसका उत्पादन कम रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं फसल के जो किसान
उसको पूरा नहीं कर पाता है और किसान का प्रोडक्शन डाउन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भूमि उर्वर का मतलब होता है उर्वरक नहीं, उर्वर। देखना मैं एक बिंदु बता रहा हूं, उर्वर जिसको हम क्या कहते हैं, उपजाऊ। उपजाऊ देखिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, उपजाऊ। देखिए उपजाऊ, उर्वर भूमि को उपजाऊ कहते हैं। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। देखिए भूमि में कार्बनिक अर्थात जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, वो भूमि उपजाऊ होती है। और वैज्ञानिक तरीके से इसकी परिभाषा डेफिनेशन बनती है कि पौधे की वृद्धि के लिए जैविक, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं, उर्वर कहते हैं या उपजाऊ कहते हैं। ये ध्यान रखिए बेटा, ये मृदा उपजाऊ होते हुए भी उत्पादन कम हो जाता है क्योंकि हम जलवायु का सही चयन नहीं किया। यदि जलवायु सही चयन कर लिया, यदि मृदा चयन सही नहीं किया, तो किसान का क्या होता है, प्रोडक्शन डाउन होता है। इसलिए हमारे को हर बिंदु अच्छी प्रकार से देखना है। तो देखिए बेटा, यहां पर इसकी सफल खेती के लिए दोमट व बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है या उपयुक्त होती है। इसके साथ में भूमि कंकरीली, पथरीली और उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखना भूमि का पीएच मान, भूमि का पीएच मान 6.5 से 8.5 के मध्य उपयुक्त होता है। ये ध्यान रखना, ये लवणीय और क्षारीय भूमि में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। देखिए बेटा, जिस प्रकार गेहूं की फसल की खेती करते हैं उसी प्रकार से हम जौ की खेती करते हैं। तो यहां पर अब चयन करेंगे हम, अगला बिंदु आता है हमारा इंपोर्टेड वैरायटी, उन्नतशील किस्में। उन्नतशील किस्में देखना, मैं आपको एक एक किस्म बता रहा हूं कि कौन सी किस्म कब बुआई करते हैं या कौन सी मृदा में या किस रोग से लड़ने की क्षमता रखती है, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। जैसे BL2 इसको कहते हैं बिलाड़ा 2। इसके बाद में देखना दूसरी है ज्योति। कौन सी है, ज्योति। देखिए दूसरी किस्म हमारी आती है ज्योति। इसके बाद में आता है RD 31, RD 57, RD 57 और RD, ये देखना RD 31, RD 57 और RD ये कितना 103, RD 103। ये किस्म जो ये RD 31 है वो लवणीय भूमि के लिए उपयुक्त किस्म है। आप लोग राजस्थान की जो लवणीय और क्षारीय भूमि है उसके अंदर आप इस किस्म का चुनाव कीजिए और बुआई कीजिए। इसके बाद में देखना RD 387, RD 387 इस किस्म को राजकिरण के नाम से जानते हैं। राजकिरण के नाम से जानते हैं इस किस्म को। किसके नाम जानते हैं, राजकिरण। ये भी लवणीय रोगरोधी किस्म है। लवणीय भूमियों के अंदर इस किस्म का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में देखना अगली किस्म RD 387 के बाद में देखना RD 2082, RD
2082 और आरडी। अगली किस्म, पहली किस्म देखना हमने आरडी वाली बहुत सारी किस्म देखी है, आरडी 2082 और आरडी 2660 देखिए बेटा 2660। ये किस्म बहुत बढ़िया किस्म है, आप लोग जो अच्छा लगे वो आप लोग चुनाव करके बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में हम प्रश्न बनता है हमारा कि अगली चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलों की किस्में देखना। चारे वाली, चारे के लिए कौन सी किस्म बोते हैं, जैसे रत्ना है, रत्ना, ये किस्मों में एक किस्म और आ गई है जिसका नाम देखना क्या है, रणजीत। देखना 7वें नंबर पर देखना रणजीत, रणजीत किस्म जो कि है बहुत बढ़िया किस्म है ये भी रणजीत। और चारे की फसल के लिए है रत्ना और के 125, रत्ना और के 125 किस्म चारे की फसल के लिए अच्छी होती हैं। आप लोग इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं और इनमें से एक किस्म ऐसी आती है बेटा, देखना एक किस्म भूसा रहित, भूसा रहित या छिलका रहित, कौन सी किस्म है जिसका नाम देखना डोलमा। क्या है, डोलमा, डोलमा किस्म है जो भूसा रहित किस्म है, या इसको कह सकते हैं छिलका रहित किस्म। ध्यान रखना ये कई बार जेट के अंदर उठकर आ गई है किस्म जिसका नाम डोलमा है, ठीक है। इसके बाद में ये जितनी भी किस्म दे रखी है जैसे BL2, ज्योति, RD 31, RD 57, RD 103, RD 327 जिसका नाम है राजकिरण, इस किस्म को मूल्या रोग रोधी किस्म के रूप में भी आप लोग इसकी बुआई कर सकती हैं, क्योंकि जौ और गेहूं दोनों एक ऐसी फसल है जिसमें मूल्या रोग लग जाता है। आज इसका पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है, पूरी तरह से रोकथाम हो चुकी है इस रोग की, अन्यथा पहले मूल्या रोग गेहूं और जौ में लगता था। इसके बाद में देखना रणजीत, इसके बाद में है RD 2082 और अगली है RD 2660। और चारे के लिए जो हम जौ की फसल चारे के लिए बोते हैं फसलों के लिए, तो आप रत्ना बो सकते हैं और के 125 किस्म की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट देखना उन्नतशील किस्मों के बाद में देखना बेटा सीड रेट। जितनी इंपॉर्टेंट उन्नतशील किस्म होती है उतनी इंपॉर्टेंट सीड रेट होती है, तो ये ध्यान रखना सीड रेट, सीड रेट जिसको कहते हैं बीज की मात्रा या बीज दर। तो यहां पर हम बीज दर लेते हैं। सामान्य बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर काम में लेते हैं। कितना? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की मात्रा काम में लेते हैं, जिसको आप सिंचित क्षेत्र कह सकते हैं। सिंचित क्षेत्र जहां पानी की समुचित व्यवस्था होती है वहां पर हम 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज लेते हैं। इसके बाद में देखना यहां पर असिंचित क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्र में हम 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की मात्रा लेते हैं। अर्थात लवणीय क्षेत्रों में हम या लवणीय मृदा के अंदर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से हम क्या लेते हैं? बीज की मात्रा लेते हैं। अब देखिए बेटा, आपने बीज का निर्धारण कर लिया है, बीज की मात्रा का निर्धारण कर लिया है कि हमारे को सामान्य बुआई के अंदर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज को लेना है। और असिंचित क्षेत्र
जिसको हम लवणीय भूमि कहते हैं, वहां पर आप 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज काम में लेवें। अगर इससे कम डाल देता है किसान या इससे ज्यादा डाल देता है तो भी नुकसान है किसान को, और इससे देखना इसका प्रोडक्शन कम करता है ये बीज, इसलिए सही मात्रा में बीज की मात्रा लेनी है, क्योंकि फसल के अंदर पौध अंतरण होना बहुत जरूरी है। अगर पौध अंतरण ज्यादा है या कम है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो बीज की मात्रा सही लेनी है। बीज की मात्रा लेने के बाद में देखिए बेटा, बीज की मात्रा लेने के बाद में अगला बिंदु आता है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार। देखना हिंदी में बीजोपचार कहते हैं। बीजोपचार, बीज को बोने से पहले उपचार करना अति आवश्यक है। इसके लिए 2.5 ग्राम थायराम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। कितना? 2.5 ग्राम थायराम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करें। और इसके बाद में उपचारित करने के किससे? कवकनाशी दवा है, फंगीसाइड से आप लोग उपचारित किया, उसके बाद में ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके बीज की बुआई कर देवे। इससे बीज जर्मिनेट बहुत अच्छा करता है। यदि भूमि में, जिसको आप लोग कहते हैं व्हाइट एंट का मतलब सफेद चींटी, या आप लोग टर्माइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? टर्माइट को हिंदी में क्या कहते हैं? दीमक। अगर भूमि में दीमक का प्रकोप हो तो आप क्लोरीपाइरिफॉस 2.5 लीटर दवा को 600 लीटर पानी में घोलकर भूमि के अंदर मिला देवें। इससे दीमक का नियंत्रण हो जाता है। इसलिए बीज उपचार करने में बड़ी सावधानी रखनी है बेटा, क्योंकि अगर बीज उपचार नहीं करते हैं तो सीधी बात है कि हमारी फसल का प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि बीज को उपचार करने के लिए 24 घंटे आवश्यक होते हैं। उपचारित कर, ऐसे नहीं कि उसको खेत के अंदर रख लिया बीज को और वहीं उसको फाड़ा और वहां पर कट्टे में मिला और उसको सीड ड्रिल के अंदर डाल दिया, क्योंकि बीज जर्मिनेट सही नहीं होगा। क्योंकि जो दवा थी वो काम नहीं कर पाई, वो मिट्टी के संपर्क में आएगी और वो दवा उस बीज में लगी नहीं रहती, और जो बीज में जो कीट थे या रोग थे वो उसी के अंदर छिपे रहते हैं, मर नहीं पाते हैं और उस बीज को खत्म कर देते हैं। इसलिए बीज को कम से कम 24 घंटे तक उपचारित करना अति आवश्यक है। इसके बाद में देखना बेटा, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक देखना कि किसान को कितना खाद देना है, कितना उर्वरक देना है। तो देखना बेटा, ये निर्धारण पहले से करना है। जैसी देसी खाद है, आप 15 से 20 टन प्रति हेक्टर भूमि के अंदर उपयोग ले सकते हैं, और उर्वरक है वो सही मात्रा का निर्धारण करना है, क्योंकि यदि उर्वरक की मात्रा आपने अधिक डाल दी तो क्या होता है कि वो पौधा लंबे समय तक हरा बना रहता है, सही समय पर फसल पकती नहीं है। क्योंकि इसके पकने का समय है मार्च अप्रैल के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है, और इसकी बुआई अक्टूबर से, जैसे जहां पर ऐसी क्षेत्र है अक्टूबर माह में ही बुआई कर देते हैं, और सिंचित क्षेत्र में क्या होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जो खाद उर्वरक है वो सही मात्रा में उपयोग में लेना है, अन्यथा सही समय पर फसल नहीं पकती है। तो देखिए बेटा, यहां पर 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन लेनी है। कितनी? 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और यहां पर फास्फोरस, जिसको P2O5 के नाम से जानते हैं, उसमें लेना है आपको 30 से 40
किलोग्राम, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लेना है। और पोटेशियम कितना लेना है आपको? पोटेशियम यहां पर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लेना। तो देखना, मैं यहां लिख रहा हूं बोर्ड के अंदर, देखना 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम लेना है। देखिए नाइट्रोजन कितना बताया? 40 से 60 किलोग्राम, और फास्फोरस कितना बताया? 30 से 40 किलोग्राम, और पोटेशियम कितना बताया? 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको भूमि में उपयोग में लेना है। इसके बाद देखना टाइम ऑफ सोइंग मीन्स बुआई का समय। खाद्य उर्वरक का निदान करने के बाद में हमारा अगला टॉपिक है टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय। बुआई का समय देखना, असिंचित क्षेत्र में 15 अक्टूबर तक या अक्टूबर माह तक इसकी बुआई कर देवे। और दूसरी है सिंचित क्षेत्र में आप लोग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई कर देवे। ये ध्यान रखना बेटा, ये बुआई का समय इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सही समय पर फसल की बुआई नहीं करते हैं तो फसल का उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, सिस्टमेटिक तरीके से इसकी बुआई कर दीजिए। अपना अगला बिंदु है सिंचाई है। अगला बिंदु क्या होगा? सिंचाई है। तो इस बिंदु के बारे में बेटा अपन कल बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आएगा। इसको ध्यान से देखना। धन्यवाद।